बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। गज़ा के मज़लूमों की अश्कशोई आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसराइल की बंदरगाह आशडोड, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इस जगह अमेरिका ने एक पियर, इसको उर्दू में घाट कहते हैं, घाट तैयार किया है। ये घाट एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है जो बहरी जहाज़ों पर लदे हुए इमदादी सामान को ट्रकों पर लोड करके फिर इस घाट पर बने रास्तों के ज़रिए इन ट्रकों को मतलूबा जगहों पर पहुंचाने में मदद करता है। इस घाट की तैयारी से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात किए गए और इस घाट का इस्तेमाल और दीगर मामलात अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी अंजाम दिए जाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसके बाद 1000 अमरीकी फ़ौजियों की मदद से $320 मिलियन की लागत से ये घाट तैयार करके गज़ा के साहिल पर लाया गया और इस घाट के ज़रिए इमदादी सामान ट्रकों पर लाद कर गज़ा के मकीनों के लिए भिजवाना शुरू कर दिया गया। आगाज़ के तौर पर रोज़ाना 90 ट्रक इस इंतज़ाम के तहत सामान ले जाया करेंगे और इस तादाद को बतदरीजन 150 तक बढ़ा दिया जाएगा। इन बहरी जहाज़ों पर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से भिजवाया गया इमदादी सामान लाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान के मुताबिक इस वक्त गज़ा में मुकीम 23 लाख फ़लस्तीनियों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इमदादी सामान के 500 ट्रक दरकार होते हैं। 6 मई तक इसराइल सिर्फ 199 ट्रक रोज़ाना की बुनियाद पर आने की इजाज़त देता था। अलबत्ता 11 मई के बाद से इसराइल ने 3 मुख्तलिफ क्रॉसिंग्स पर 300 ट्रकों के दाखिला की इजाज़त देनी शुरू कर दी है। रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली फ़ौज के कब्ज़ा के बाद हालात मखदूश हो चुके हैं और इस क्रॉसिंग से इमदाद को लाना बहुत दुश्वार बना दिया गया है। मिस्री जो इजिप्शियन की रेड क्रेसेंट के मुताबिक इस वक्त रफ़ा क्रॉसिंग पर 1574 ट्रक यानी 1574 ट्रक्स इमदादी सामान लेकर खड़े हैं और डर है कि अगर इनको जल्द गज़ा ना भिजवाया गया तो इनमें जो लोड शुदा सामान है वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस तरफ रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली फ़ौज की तरफ से चूँकि मतलूबा तावन नहीं मिल रहा, इसलिए ये ट्रक अभी तक गज़ा में दाखिल नहीं हो पा रहे। फ़लस्तीनियों की जो तंजीम हमास है उसने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि एक तरफ तो वो इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम रवा रखने के लिए हर किस्म की मदद मुहैया कर रहा है और दूसरी तरफ अब दुनिया को दिखलाने के लिए उसने समुद्री रास्ता से ये प्लेटफॉर्म बनाकर यानी घाट बनाकर गज़ा के लिए इमदादी सामान पहुँचा कर फ़लस्तीनियों की अशकशोई करते हुए अपने आप को दिखलाना चाहता है। हमास ने अमेरिका के इस किरदार को दोहरे मयार से तशबीह दी है। हमास के मुताबिक अगर अमेरिका फ़लस्तीनियों से इंसानी हमदर्दी रखता है तो इसको इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करना चाहिए और मतलूबा तादाद में इमदादी सामान को गज़ा में दाखिला की इजाज़त मिलनी चाहिए, जो कि सिर्फ ज़मीनी रास्तों से ही मुमकिन है। गज़ा वाली साइड पर रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्ज़ा कर लेने से मिस्र ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसराइल के साथ अपने जो माजी में उसने मुआहदे किए हुए उनको मनसूख करने पर दोबारा गौर करने की धमकी भी दे दी है। लेकिन सारी दुनिया को इल्म है कि जब तक अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर मौजूद है कोई दूसरा मुल्क तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इसराइल मिस्र की इस धमकी को सिर्फ गिदड़ भभकी ही करार दे रहा है और उसकी इस धमकी के बावजूद रफ़ा क्रॉसिंग पर सामान के लिए जो है वो सहूलत देने के बारे में किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखला रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मई को मिस्र और पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले कुछ तलबा ने सेंट्रल एशिया में वाक़या मुल्क किर्गिस्तान के मुकामी तलबा के साथ झगड़ा किया। मुकामी पुलिस में इस झगड़े की रिपोर्ट करवाई गई और उसने इस वाक़े का नोटिस भी लिया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ख़ास कार्रवाई न की गई। दूसरी तरफ किर्गिस्तान के तलबा जिनके साथ झगड़ा हुआ था उन्होंने इस मामले को अपनी इज़्ज़त का सवाल बना लिया और कहा कि एक तो ये जो बाहर से लोग आते हैं हम इनको तालीम की सहूलत देते हैं, इनकी मेहमान नवाजी करते हैं और दूसरी तरफ ये हमारे से लड़ाई झगड़ा करते हैं।
چنانچہ اپنے انہی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے جمعہ 17 مئی کی رات کو بلوہ شروع کر دیا اور میڈیکل یونیورسٹی کے ان ہاسٹلز میں جہاں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے طلباء رہائش پذیر تھے ان پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب سوشل میڈیا پر ان ممالک سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تاہم ان ممالک کے متعلقہ سفارت خانوں نے ابھی تک کسی قسم کی ہلاکتوں یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں کوئی ایسی تعداد بتانے سے گریز کیا ہے۔ البتہ ایک ایڈوائزری ان ممالک کے سفارت خانوں نے شروع کر دی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء کو کہا ہے کہ وہ اپنی اپنی رہائش گاہوں تک محدود رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا سامنے آتی ہے۔ سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے ان ممالک میں عام طور پر جھگڑالو لوگ نہیں ہوتے، اس لیے پاکستانی طلباء کو بہرحال احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس ملک میں سستی اور اعلیٰ میڈیکل تعلیم کی سہولت موجود ہے تو اس کو پاکستانی طلباء کو ملک اور قوم کے فائدہ کے لیے احتیاط کے دائرہ میں رہ کر فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔